नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम एक विशेष टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। यानी मैं यूँ कह सकता हूं कि अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपकी समाजशास्त्र में थोड़ी भी रुचि है, तो आज की क्लास आप लोगों के लिए देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। आज की क्लास में मैं बताऊँगा कि एक ऐसा पॉपुलर सब्जेक्ट जो बहुत सारे दृष्टिकोण प्रोवाइड करवाता है, जिसमें बहुत सारे डायमेंशन है, आखिर उसका विकास कैसे हुआ। तो आज की क्लास का टॉपिक है समाजशास्त्र का विकास और प्रबोधन काल एवं समाजशास्त्र। एक एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझना है। देखो, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं, एक महाद्वीप होता है और उस महाद्वीप का नाम है यूरोप, है ना। बहुत बार आपने एक प्रश्न सुना भी होगा कि समाजशास्त्र रूपी शिशु का जन्म या समाजशास्त्र रूपी बच्चे का जन्म तो यूरोप में हुआ था, लेकिन उसका पालन पोषण कहाँ हुआ है? अमेरिका में हुआ है। तो ये बात भी हमें समझ जानी चाहिए कि सबसे पहले समाजशास्त्र का विकास हुआ था, वो कहाँ पे हुआ था? यूरोप में हुआ था। जगह होती है यूरोप, ठीक है ना। और अगर मैं समय अवधि की बात करता हूं, तो भाई साहब समय अवधि होती है लगभग 5वीं एवं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। मैं ईसा पूर्व की बात कर रहा हूं, यानी प्रभु ईसा मसीह से लगभग 500-600 साल पहले। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि अभी 21वीं शताब्दी चल रही है, तो लगभग मोटा मोटी तौर पर हम यूं मान सकते हैं कि लगभग 2500-2600 वर्ष पहले। एक एक चीज बहुत अच्छे से बताऊंगा। 21वीं शताब्दी चल रही है, तो लगभग 2500 साल पहले। मैं यहां पर लगभग शब्द का प्रयोग करूंगा, तो इसलिए आपकी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब साथियों, 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व कुछ विचारक थे, जिनमें से प्रमुख विचारक हम प्लेटो को मान सकते हैं, जिसमें से अरस्तु को मान सकते हैं, फिर हम सुकरात को मान सकते हैं, और फिर जिसके बाद में हम पाइथागोरस को मान सकते हैं। मेरे शब्दों पर आप गौर फरमाना। मैं बात कर रहा हूं 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी प्रभु ईसा मसीह से लगभग 500 साल पहले ये व्यक्ति थे, प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और पाइथागोरस। इनका प्रभाव बहुत ज्यादा था। जब कभी हम दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं या जब कभी हम राजनीति शास्त्र पढ़ते हैं ना, तो शुरुआत प्लेटो और अरस्तु से ही आती है। तो ध्यान रखना, लोग इनकी पूजा करते थे। सबसे पहले फिलॉसफी के बारे में इन लोगों ने दुनिया को बताया कि आखिर में ज्ञान क्या है, आखिर में एपिस्टोमोलॉजी क्या है, ज्ञान का उद्गम क्या है, व्हाट इज लिमिटेशन ऑफ नॉलेज, व्हाट इज जस्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज। अगर हम ज्ञान को वेरीफाई करते हैं, तो इसके वेरिफिकेशन के तरीके क्या है। तो ये सब कुछ सारी चीजें है ना, ये बहुत पहले प्लेटो, अरस्तु और सुकरात एवं पाइथागोरस बता चुके थे। अभी अगर आपने गणित में आपका इंटरेस्ट रहा होगा, तो बीज गणित में पाइथागोरस फिर में चलती है। बहुत बड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, मतलब ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। लेकिन साथियों, ऐसा होता है 5वीं-6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के बाद में ऐसा होता है कि लगभग हम 6ठी शताब्दी की बात करते हैं, ईसा पूर्व नहीं लगा रहा मैं यहां पर, लगभग हम 6ठी शताब्दी की बात करते हैं, और लगभग हम 7वीं शताब्दी की बात करते हैं। लगभग यूं कह सकता हूं कि 1100-1200 वर्ष बाद में इन लोगों के विचारों को भुला दिया जाता है। और जगह कौन सी होती है? जगह होता है यूरोप। अब जब इनके विचारों को भुला दिया, तो यूरोप में आडंबर बहुत ज्यादा आ गए, यूरोप में पाखंड बहुत ज्यादा आ गए, ठीक है ना। वहां पर राजा है जो निरंकुश हो गया, लोग हैं जो थियोलॉजिकल कंसेप्ट की तरफ भागने लगे। थियोलॉजिकल कंसेप्ट का मतलब होता है, जैसे हम आगस्ट काम्टे की चर्चा करते हैं। आगस्ट काम्टे साहब ने चिंतन के 3 स्तर बताए हैं। चिंतन के पहले स्तर में आगस्ट काम्टे साहब थियोलॉजी की बात करता है, फिर जिसके बाद में मेटाफिजिक्स की बात करता है, जिसके बाद में पॉजिटिज्म की बात करता है। थियोलॉजी का मतलब होता है कि सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना, ऐसी शक्तियों में विश्वास करना जिसे हमने कभी देखा ही नहीं है। मतलब
आसान लैंग्वेज में यूं कह सकते हैं कि आडंबर पाखंडवाद का समर्थन करना। तो लगभग छठी शताब्दी में यूरोप ने क्या कर दिया था, अरस्तु, प्लेटो और पाइथागोरस के विचारों को भुला दिया। अब साथियों एक समय प्रारंभ होता है और हम यूं कह सकते हैं कि लगभग 14वीं शताब्दी। ठीक है, 14वीं शताब्दी में यूरोप में ऐसा होता है कि कुछ विचारक चिंता प्रकट करते हैं। वो विचारक यूं कहते हैं कि एक समय हुआ करता था जब यूनानी रोमन साम्राज्य में पाइथागोरस, अरस्तु, प्लेटो, सुकरात इनको पूजते थे। आज देखो कि यूरोप और रोमन साम्राज्य है, उसकी स्थिति क्या हो गई है। तो उन्होंने कहा कि हमें वापस लोगों को जगाना है, जो लोग इनके सिद्धांतों को भूल चुके हैं, हमें वापस साथियों नए सिरे से उन सिद्धांतों को प्रस्तुत करना है, लोगों के बीच में लाना है। तो ध्यान रखना एक आंदोलन चला था, और अगर मैं समय अवधि की बात करूं तो वो समय अवधि थी लगभग 1350 से 1550 के बीच की। और ये समय अवधि थी कि जो लोग सो गए थे, 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, लोग पूरी तरीके से जागे हुए थे, लेकिन 5वीं 6वीं शताब्दी आते आते लगभग लोग सो गए। और इन लोगों को जगाने के लिए जो आंदोलन चला था, उस आंदोलन को ही हम पुनर्जागरण के नाम से जानते हैं। ध्यान रखना, वो जो आंदोलन चला था ना, उस आंदोलन को ही हम पुनर्जागरण कहते हैं। अब एक प्रश्न हमारे दिमाग में आता है कि क्या पुनर्जागरण और प्रबोधन एक ही है ना? कई बार ऐसा होता है कि हम इनको एक ही मान लेते हैं, लेकिन ध्यान रखना इन दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पहली बात तो आप यूं समझ लीजिए कि एक तो हो गया पुनर्जागरण और दूसरा हो गया भाई साहब प्रबोधन। ठीक है, ये जो प्रबोधन काल की घटना घटित होती है ना, ये 17वीं और 18वीं शताब्दी में होती है। ठीक है, और पुनर्जागरण की जो घटना होती है वो ध्यान रखना 14वीं और 15वीं शताब्दी में होती है। लेकिन इनमें जो मूल डिफरेंट है, वो मूल डिफरेंट यही है कि ये जो पुनर्जागरण का आंदोलन था ना, वो धरातल पर नहीं लड़ा गया। जो पुनर्जागरण था, जिसे हम फ्रेंच भाषा में रेनेसा के नाम से जानते हैं, ये केवल एक वैचारिक लड़ाई थी। और जबकि ये जो प्रबोधन काल है, प्रबोधन काल 17वीं और 18वीं शताब्दी का आंदोलन है, ये धरातल पर लड़ा गया। चाहे हम इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति की चर्चा करें, प्रबोधन काल की प्रमुख घटना है 1750 से 1760 के बीच में, या फिर हम फ्रांस की राजनीतिक क्रांति की चर्चा करें 1789 में, या फिर अमेरिका की राजनीतिक क्रांति की चर्चा करें 1776 में। ये सारे के सारे क्या थे, धरातल के मूवमेंट थे। तो मूल अंतर यही है कि प्रबोधन काल जो धरातल पर लड़ा गया था, और पुनर्जागरण है ना, जो विचारों पे लड़ा गया था। अब एक प्रश्न उठकर यह आता है कि क्या गुरुजी, आप मेरे से पूछोगे कि क्या यह संभव था बिना पुनर्जन्म के, बिना रेनेसा के, अंग्रेजी में इसको रेनेसा बोलते हैं ना, क्या बिना रेनेसा के प्रबोधन काल संभव था? बिल्कुल प्रबोधन काल संभव नहीं था, क्योंकि जो प्रबोधन काल की, जो 17वीं 18वीं शताब्दी के जो आंदोलन की जो नींव रखी गई थी ना, वो नींव भाई साहब पुनर्जन्म से ही रखी गई थी। यहां पर चीजें समझ में आ गई। एक बार मैं फिर और मोटे तौर पर आपको समझाना चाहता हूं, अच्छे से समझ जाइए। देखो, जगह होती है यूरोप, साम्राज्य होता है यूनान का और रोमन साम्राज्य। ठीक है ना, समय अवधि होती है लगभग 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी मोटा मोटी तौर पर आज से 2500-2600 वर्ष पहले। ठीक है ना, उस टाइम पे यूनानी और रोमन साम्राज्य में प्लेटो, अरस्तु, सुकरात और पाइथागोरस के विचारों का बहुत बड़ा दबदबा था। ये लोग लॉजिक पे बात करते थे। ठीक है ना, ये लोग कार्यकरण संबंधों की बात करते थे, ये लोग एपिस्टोमोलॉजी की बात करते थे। ठीक है, आडंबर और पाखंडों का ये लोग खंडन करते थे। लेकिन 5वीं 6वीं शताब्दी आते पूर्व धीरे धीरे इन लोगों के विचारों को भुला दिया जाता है, लगभग 6वीं शताब्दी के आसपास के टाइम पे। और यूरोप और रोमन साम्राज्य है ना, वापिस आडंबर और पाखंडों से घिर जाता है।
फिर 14वीं शताब्दी आते आते यानी 1350 से लगभग 1550 के बीच में एक मूवमेंट चलता है कि जो लोग सो गए थे ना, इन लोगों को वापस जगाना है, दैट इज पुनर्जन्म। इसे ही हम पुनर्जन्म के नाम से जानते हैं। और भाई साहब, पुनर्जन्म की ही देन है कि 17वीं 18वीं शताब्दी में प्रबोधन काल अस्तित्व में आता है। ये बात भी सत्य मान लेना। इस क्लास में आगे पढ़ेंगे, अगर पुनर्जन्म ना होता, प्रबोधन काल ना आता, तो आज सोशियोलॉजी हमारे बीच में नहीं आ पाता। समझ में आ गई चीजें? देखो भाई, ऐसा है, मैं बहुत सारी किताबें देखता हूं। किताबों में जो समाज शास्त्र की शुरुआत होती है ना, वो 1838 से ही होती है कि मिस्टर ऑगस्ट काम्टे ने 1838 में समाज शास्त्र की नींव रखी। समाज शास्त्र दो भाषाओं की अवैध संतान है, जे.एस. मिल कहता है, दो भाषाओं से मिलकर बना है। एक शब्द सोशियस हो गया और दूसरा लोगस हो गया। सोशियस है वो लैटिन भाषा का है, लोगस है वो ग्रीक भाषा का है। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। सोशियस से सोशियो बन गया, लोगस से लॉजी बन गया, इन दोनों को मिला दिया तो सोशियोलॉजी बन गया। ठीक है, अधिकतर किताबों में, लगभग 99% किताबों में यहीं से शुरुआत होती है। मैं कहता हूं कि समाज शास्त्र अगर आपको पढ़ना है तो उसकी शुरुआत 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से करनी होगी। ठीक है, अब आगे आ जाओ, फिर आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं कि पुनर्जागरण और प्रबोधन काल में अंतर क्या होता है। देखो, पहली बात तो ये समझ जाना चाहिए आपको कि ये जो पुनर्जागरण है ना, वो लगभग 1350 से 1550 के बीच में घटित हुआ था। यानी मैं यूं कह सकता हूं कि ये 14वीं शताब्दी और 15वीं शताब्दी और जिसके बाद में 16वीं शताब्दी। ठीक है, कालक्रम एक्यूरेट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई निश्चित नहीं है कालक्रम। जब अलग अलग किताब पढ़ोगे तो इनका जो कालक्रम है ना, वो अलग अलग दे रखा है। वही अगर मैं प्रबोधन काल की शुरुआत करता हूं तो प्रबोधन काल 17वीं शताब्दी और 18वीं शताब्दी में घटित हुआ था। मतलब ये भी एक्यूरेट नहीं है। अगर साथियों देखो, समयावधि में बता चुका, पुनर्जागरण 14वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी और प्रबोधन काल 17वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी। एक मूल अंतर तो यह हो गया। फिर पुनर्जागरण है ना, वो सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की बात करता है। यानी जो संस्कृति कहीं खो गई थी, संस्कृति को कहीं भुला दिया था, उसके उत्थान की बात करता है। लेकिन प्रबोधन काल है ना, वो लॉजिक की बात करता है, वो विज्ञान की बात करता है, वो मानव के अधिकारों की बात करता है। विज्ञान में हम न्यूटन साहब की चर्चा करते हैं। लगभग 17वीं शताब्दी में न्यूटन साहब ने ग्रेविटी थ्योरी दी थी, गति के 3 नियम दिए थे। रेने डेकार्ट साहब की चर्चा करते हैं, जेम्स वाट के भाप के इंजन की चर्चा करते हैं, थॉमस एडिसन के बल्ब के आविष्कार की चर्चा करते हैं, गैलीलियो जिन्होंने खगोल शास्त्र का किया था उनकी चर्चा करें। ये सारे के सारे लॉजिक पे टिके हुए थे, ये सारे के सारे साइंस पे टिके हुए थे। तो ये जो पुनर्जागरण है ना, वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान की बात करता है। वहीं जो प्रबोधन काल है वो लॉजिक, विज्ञान और मानव अधिकार की बात करता है। मानव अधिकार की बात इसलिए करता है कि लगभग 17वीं 18वीं शताब्दी में एक राजा का देवीय सिद्धांत बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रखा था। राजा का देवीय सिद्धांत पॉपुलर हो रखा था। इसमें राजा क्या करता था, जनता का शोषण करता। राजा लोगों को भय दिखाता। वो कहता है कि मैं देवी का रूप हूं, मैं भगवान का रूप हूं, अगर आप मेरा सम्मान करोगे मतलब भगवान का सम्मान करोगे, आप आंख बंद करके मेरे पे विश्वास कर सकते हो। तो पब्लिक को भय दिखाया जाता। जो बाइबल है ना, और बाइबल के जो धर्मगुरु है पोप, वो पोप लोगों का शोषण करते थे। वो भी थियोलॉजिकल कंसेप्ट को काम में लेते हुए जनता को डराते धमकाते, अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे। तो ह्यूमन राइट्स की बात करता है प्रबोधन काल, ठीक है ना। और जिसके बाद में जो पुनर्जागरण है ना, उसका मेनली जो फोकस था वो कला साहित्य की तरफ था, मानवतावाद की तरफ था। वहीं अगर प्रबोधन काल की चर्चा करते हैं तो दर्शन शास्त्र, लेवियाथन प्रबोधन काल के हैं, है ना, सॉरी हाब्स प्रबोधन काल के हैं, लॉक प्रबोधन काल के हैं, रूसो प्रबोधन काल के हैं, वाल्टेयर प्रबोधन काल के हैं, इमैनुअल कांट है वो प्रबोधन काल के हैं, सेंट साइमन प्रबोधन काल के हैं, ऑगस्ट काम्टे हैं जो प्रबोधन काल, मीन्स ये सारे के सारे फिलोसफर है। तो प्रबोधन काल फिलोसफी की बात करता है, राजनीति की बात करता है, और प्रबोधन काल है जो सोशियोलॉजी की बात करता है, जिसके लिए आज मैं ये क्लास बना रहा हूं। जिसके बाद में जो पुनर्जागरण है ना, मानवीय अनुभव, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और स्वाभाविकता की बात करता है।
और जिसके बाद में प्रबोधन लॉजिक की बात करता है और व्यक्ति के अधिकारों की बात करता है। ये इनके कुछ मूल डिफरेंट है। ठीक है, चलो साहब आगे बढ़ लेते हैं। प्रबोधन काल की विशेषताएं, यहां से प्रश्न बन सकता है, ध्यान रखना। अगर मैं एक एग्जाम की चर्चा करता हूं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का, ठीक है, आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का पेपर हुआ था 2021 में, है ना। तो उसमें एक प्रश्न पूछा गया था कि निम्नलिखित में से प्रबोधन काल की विशेषता कौन सी नहीं है। तो उसमें एक ये था कि ये मानना कि समाज की उत्पत्ति देवताओं से होती है। क्या ये प्रबोधन काल की विशेषता है? ये प्रबोधन काल की विशेषता नहीं है, क्योंकि प्रबोधन काल है ना, वो यूं कहता है कि समाज की उत्पत्ति किसी भगवान से नहीं हुई है। क्योंकि जो थियोलॉजिकल कंसेप्ट है ना, जो अलौकिक कंसेप्ट है, अलौकिक कंसेप्ट के खंडन करने का काम ही तो प्रबोधन काल ने किया था। तो यहां से प्रश्न बन सकता है। ध्यान रखना, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि जो प्रबोधन काल है ना, वो भाई साहब प्रबोधन काल बुद्धि का युग है। ठीक है ना, प्रबोधन काल है वो विवेक का युग है। जो प्रबोधन काल है ना, उसे हम ज्ञानोदय भी बोलते हैं, एनलाइटनमेंट, इसको प्रबोधन भी बोलेंगे, ज्ञानोदय भी बोलेंगे, मींस ज्ञान का उदय। जो प्रबोधन काल है ना, वो ज्ञानोदय का टाइम है। प्रबोधन काल सोचने समझने का टाइम था। प्रबोधन काल अधिकारों की रक्षा का टाइम था। प्रबोधन काल है ना, वो एक विरोध का टाइम था। प्रबोधन काल एक संघर्ष का टाइम था। मतलब जो नई चेतना आई ना, पूरी तरीके से जो साइंटिफिक थ्योरी का समर्थन करता है, दैट इज एनलाइटनमेंट, उसे ही हम कहेंगे प्रबोधन काल। पुनर्जागरण की बात नहीं कर रहा, पुनर्जागरण तो 1350 से 1550 के बीच में खत्म हो जाता है। हम बात कर रहे हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी के प्रबोधन काल की। तो यहां पर समझ जाना, प्रबोधन काल लॉजिक और विज्ञान का समर्थन करता है। ठीक है ना, प्रबोधन काल है वो मानव के अधिकारों की बात करता है। प्रबोधन काल सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध की बात करता है। लॉक, हॉब्स और रूसो, इन तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी, मैं लिख देता हूं, इन तीनों ने भाई साहब सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। ठीक है, जिसके बाद में प्रबोधन काल है ना, वो धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है। सेकुलर पर ज्यादा बल देता है प्रबोधन काल। वो इसलिए देता है कि बाइबल है ना, जो लोगों का शोषण करता था, वो कहता था कि हम ही है इस दुनिया में, हम ही है और सारे के सारे धर्म है ना जो हमारे बाद है। तो इसीलिए सेकुलर थ्योरी की बात कौन करता है? प्रबोधन काल। प्रबोधन काल है ना, वो शिक्षा के प्रचार और प्रसार की बात करता है। प्रबोधन काल राजनीतिक विचारधारा में बदलाव की बात करता है। वो इसलिए करता है कि जो राजा का देवीय सिद्धांत था, राजा शोषण करता था, दैट इज ऑटोक्रेसी। दो कंसेप्ट होते हैं, मैं लिख देता हूं, एक तो होती है ऑटोक्रेसी, ठीक है, ऑटोक्रेसी को बोलते हैं हम राजतंत्र यानी तानाशाही, और एक होती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को बोलते हैं लोकतंत्र। तो प्रबोधन काल है ना, वो यूं कहता है कि ऑटोक्रेसी को आप हटाइए और डेमोक्रेसी लागू कीजिए। जिसके बाद में प्रबोधन काल है ना, वो दार्शनिक प्रभाव की बात करता है। उसमें चाहे वोल्टेयर, इमैनुअल कांट, दिदरोट वगैरह ये सारे के सारे आ जाएंगे। जिसके बाद में प्रबोधन काल है ना, वो आधुनिकता के नींव की बात करता है। वो आडंबर और पाखंडों का खंडन करता है। प्रबोधन काल कलात्मक और साहित्य परिवर्तन की बात करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्रबोधन काल है ना, जो वैज्ञानिक प्रगति की बात करता है। मैं बात कर रहा हूं 17वीं और 18वीं शताब्दी की, मेरे शब्दों को पकड़ना। मैं बात कर रहा हूं 17वीं और 18वीं शताब्दी की। इस समय दौरान यूरोप की जनता आडंबरों पाखंडों से ग्रसित थी। राजा का देवीय सिद्धांत बहुत प्रचलित था। लोगों के अधिकार है ना, उनका शोषण हो रहा था। ठीक है, लोगों की जो स्वतंत्रता है उसका हनन किया जा रहा था। एक अपनी आइडियोलॉजी लोगों के ऊपर थोपी जा रही थी। तो इसके खिलाफ जो लड़ाई थी ना, उस लड़ाई को ही हम प्रबोधन काल के नाम से जानते हैं। आपको यह पता होना चाहिए कि प्रबोधन काल है ना, जो यूरोप में घटित हुआ था। इस दुनिया में 7 महाद्वीप है, उसमें से एक महाद्वीप है यूरोप। ठीक है, और यूरोप में भी जो प्रबोधन काल है ना, वो पश्चिम यूरोप में घटित हुआ था। प्रबोधन काल की जो घटना घटित हुई थी, मैं आपको नक्शा भी बताऊंगा, है ना। प्रबोधन काल की जो घटना घटित हुई थी, वो भाई साहब पश्चिम यूरोप में घटित हुई थी। सबसे पहले प्रबोधन काल यूरोप में कहां से प्रारंभ हुआ था? पश्चिम यूरोप में। पश्चिम यूरोप में भी प्रबोधन काल कहां से प्रारंभ हुआ? फ्रांस में। ध्यान रखना, मैं आपको
लास्ट में नक्शा बताऊंगा, क्योंकि जब हम यूरोप के नक्शे को देखेंगे तो फ्रांस है ना, वो पश्चिम में आता है। और फ्रांस में भी प्रबोधन काल की शुरुआत कहां से हुई थी? फ्रांस की राजधानी पेरिस से। और पेरिस में भी प्रबोधन काल की शुरुआत हुई थी पेरिसों के सैलूनों से। सैलून होते हैं नाइयों की दुकान, जो कटिंग करते हैं ना, सभ्य भाषा में सैन भी बोल सकते हैं, नाई कोई बुरा शब्द नहीं है ना। उसका कारण यह हुआ था कि आज भी ऐसा होता है कि जब हम शेविंग और कटिंग कराने के लिए जाते हैं ना, तो घंटों घंटों तक बैठे रहते हैं, चाहे कॉफी हाउस की बात करें, चाय की दुकानों की बात करें, या हम सैलूनों की बात करें। तो ऐसे ही उस टाइम के जो स्कॉलर थे, विद्वान थे, वो सैलूनों के पास जाते, घंटों घंटों तक बैठे रहते। खाली दिमाग शैतान का घर। तात्कालीन जो वहां पर स्थिति थी उसकी चर्चा होती थी। अब तात्कालीन स्थिति वही आडंबर पाखंड, ठीक है ना, शोषण, स्वतंत्रता का हनन। तो लोगों ने क्या किया कि आपस में एक दूसरे से चर्चा करने के बाद में जनता को जागृत करने का काम किया। इसीलिए बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि यूरोप में प्रबोधन काल की शुरुआत पश्चिमी यूरोप से, पश्चिम यूरोप में भी फ्रांस में, पश्चिम यूरोप में ही आता है फ्रांस, फ्रांस की राजधानी पेरिस में, और पेरिस में भी सैलूनों से। ठीक है, ये प्रबोधन काल की विशेषता है। आ गए आपके समझ में? प्रबोधन समझ में आ गया, पुनर्जागरण समझ में आ गया, प्रबोधन काल की विशेषता समझ में आ गई, और समय अवधि। अब देखो कैसे कैसे समय का जो पहिया है ना, वो आगे बढ़ता है। अब आगे आ जाओ। फिर जिसके बाद में प्रमुख विचारक, बहुत मेहनत की है मैंने, यहां से प्रश्न बन सकता है। अगर हम प्रबोधन काल के प्रमुख विचारकों की चर्चा करें ना, तो थॉमस हॉब्स, थॉमस हॉब्स की एक बहुत फेमस किताब है लेवियाथन। लगभग 20 बार यह किताब पूछी गई है कि लेवियाथन किसकी है? मिस्टर थॉमस हॉब्स की है। यह भी प्रबोधन काल का ही व्यक्ति था। ठीक है, इनकी किताब है लेवियाथन। ठीक है, और लेवियाथन में इन्होंने ये इस बात पर बल दिया कि एक केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए। मतलब जो तुमने शासन को अलग अलग टुकड़ियों में बांट रखा है ना, इससे अच्छा है कि एक केंद्रीय सत्ता हो। जैसे हम अपने देश की चर्चा करते हैं तो हमारे सेंट्रल बॉडी गवर्नमेंट की दिल्ली बैठती है, और दिल्ली से ही पूरे देश का प्रशासन संचालित किया जाता है। लेकिन जब आप शक्ति को अलग अलग भागों में बांट दोगे ना, तो लोग निरंकुश हो जाएंगे, अपनी मनमानी करेंगे। तो यहां पर मिस्टर थॉमस ने क्या कहा कि एक मजबूत केंद्रीय सत्ता होनी चाहिए, ताकि एक जगह से ही सब कुछ संचालित हो पाए। जैसे हम फ्यूडल सोसाइटी की बात करते हैं, सामंतवाद की। ठीक है, ये सामंतवाद थे ना, ये राजा के चापलूस हुआ करते थे। राजा को अंधेरे में रख के, राजा को पता भी नहीं होता था, तब भी ये लोगों को शोषण करते थे। ये इसलिए था कि शक्ति राजा अलग अलग भागों में बांट रखी थी। तो केंद्रीय बॉडी की बात कौन करता है? मिस्टर हॉब्स करता है, और हॉब्स की बहुत फेमस किताब लेवियाथन, पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी प्रबोधन काल के विचारक है। जिसके बाद में प्रबोधन काल के जो अगले विचारक हैं, जिनका नाम है जॉन लॉक। और जॉन लॉक का जन्म हुआ था 1632 में, और इन भाई साहब की मृत्यु हो गई थी 1704 में। इनकी एक बहुत फेमस किताब है जिसका नाम है ट्रिटरिज ऑफ गवर्नमेंट। ये भी बहुत मोस्ट किताब है, ध्यान रखना। ट्रिटरिज ऑफ गवर्नमेंट, इसमें ये प्राकृतिक अधिकारों की बात करते हैं। प्राकृतिक अधिकारों में ये यूं कहते हैं, अरे भाई व्यक्ति को जीवन की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ये तो उसका नेचुरल राइट है। जिसके बाद में व्यक्ति है ना, व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उसको जीने का अधिकार मिले, उसको स्वतंत्रता मिले, और जीवन यापन करने के लिए उसको संपत्ति के संचयन का भी अधिकार मिले। तो नेचुरल लॉज की बात कौन करता है? लॉज की बात मिस्टर जॉन लॉक करता है। ठीक है, इनकी बहुत फेमस किताब है, और इस किताब का नाम है ट्रिटरिज ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, फिर जिसके बाद में अगले व्यक्ति निकल कर आते हैं, जिनका नाम है मिस्टर वोल्टेयर। वोल्टेयर का जन्म हुआ था 1694 में, और उनकी डेथ हो गई थी 1778 में। ये भी प्रबोधन काल में ही आते हैं। इनकी दो बहुत फेमस किताब है। एक किताब का नाम है कैंडिड, ध्यान रखना, शायद ये चीजें पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है ना, सारी क्लास मैं अपडेट कर चुका हूं, सारी अपडेट क्लास है। मैं ये चाहता हूं कि मेरे यहां कोई भी जुड़े, कभी निराश होके नहीं जाए। तभी तो कोई मेरी पेड क्लास ज्वाइन करता है। मैं उससे कहता हूं, शायद संपूर्ण भारतवर्ष में मैं एक इकलौता शिक्षक होऊंगा जो यूं कहता हूं कि हमारे यहां क्लास ज्वाइन करने से पहले दूसरे शिक्षकों की
50 क्लासेज देखो, 50 मेरी देखो, अगर हमारा कंटेंट उनसे थोड़ा सा भी अच्छा है तो क्लास ज्वाइन करो, अदरवाइज पैसे बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं। क्योंकि मुझे पता है ये क्लास बनाने के लिए मैं 6 से 8 घंटे मैंने किताबों में खपाए हैं, मैंने इंटरनेट पे खपाए हैं, मैंने अलग अलग सोर्सेज हैं उनको खंगाले हैं। फिर प्रश्न कैसे बाहर चला जाए भाई? आ जाओ मुद्दे पे। वोल्टेयर की किताब एक तो कैंडिड है, एक है लेटर्स ऑन इंग्लैंड, है ना। ये इन दोनों किताबों के माध्यम से अपने विचारों को व्यक्त करते हैं, जिसमें धार्मिक सहिष्णुता आ गई, व्यक्तिगत स्वतंत्रता आ गई, लॉजिक के लिए इन्होंने संघर्ष किया है। किताब जरूर याद कर लें, ठीक है। जिसके बाद में जीन जैक रूसो की बात करते हैं, रूसो है ना, इन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था और समानता और स्वतंत्रता के लिए इन्होंने संघर्ष किया था, ठीक है। रूसो, हॉब्स और लॉक, ये तीनों ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया था, है ना। तो हॉब्स की हो गई लेवियाथन, जॉन लॉक की हो गई ट्रीटी ऑफ गवर्नमेंट, जिसके बाद में वोल्टेयर की हो गई कैंडिड, लेटर्स ऑन इंग्लैंड, और रूसो की हो गई सोशल कॉन्ट्रैक्ट यानी सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं मॉन्टेस्क्यू। ये प्रश्न देखो कितनी बार पूछा है। मॉन्टेस्क्यू स्पिरिट ऑफ लॉज, ये शक्तियों के पृथक्करण की बात करते हैं। हॉब्स तो यूं कहता है कि शक्तियों का केंद्रीकरण हो, लेकिन मॉन्टेस्क्यू यूं कहता है कि शक्तियों का पृथक्करण हो, यानी शक्तियों को अलग अलग भागों में आप बांट दीजिए। ये बहुत फेमस है, ठीक है। और जिसके बाद में इमैनुअल कांट जो नैतिक कानून की बात करते हैं, कैटेगरिकल इंपेरिकल कानून, है ना, ये नैतिक कानून की बात करते हैं मिस्टर इमैनुअल कांट। क्या है प्रकाश? व्हाट इज लाइट? प्रकाश क्या है भाई? लाइटनमेंट, ज्ञानोदय का टाइम है ना, तो व्हाट इज लाइट की भी बात करते हैं ये इमैनुअल कांट। तर्क स्वतंत्रता का उपयोग पर जोर दिया है, ठीक है। और रेने डेकार्ट बहुत फेमस है, डिस्कोर्स ऑन द मेथड्स, ये की बहुत फेमस किताब है ना। इसके माध्यम से वही नॉलेज की बात करते हैं, वही ज्ञान की बात करते हैं। और डेविड ह्यूम की बात करते हैं। डेविड ह्यूम साहब की बहुत फेमस किताब है ट्रेटरीज ऑफ ह्यूमन नेचर, जिसमें मानव के स्वभाव का अध्ययन किया है इसने, मिस्टर डेविड ह्यूम ने। ध्यान रखना, इनको याद कर लेना, यहां से प्रश्न बनेगा। मॉन्टेस्क्यू की स्पिरिट ऑफ लॉज बनेगा क्या, पूछेगा प्रश्न है। इमैनुअल कांट, व्हाट इज लाइट। रेने डेकार्ट, डिस्कोर्स ऑन मेथड्स, जिसके बाद में डेविड ह्यूम, ट्रेटरीज ऑफ ह्यूमन नेचर, ठीक है। ये प्रबोधन काल के फिलोसफर है। फिर जिसके बाद में आगे बढ़ते हैं, थॉमस पेन की चर्चा करते हैं। थॉमस पेन की बहुत फेमस किताब है, पहली बार सुन रहा है थॉमस पेन? देखो इसकी किताब है कॉमन सेंस, जिसमें ये अमेरिका की स्वतंत्रता की बात करते हैं। अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी गई थी 1776 में, ध्यान रखना। ये ऐसा हुआ था कि जो 13 उपनिवेशिक देश थे, अमेरिका सहित 13 उपनिवेशिक देश थे, उनके ऊपर ब्रिटेन दादागिरी करता था। उसका कारण यह था कि ये जो अभी मैप में बताऊंगा, ब्रिटेन है जो पश्चिम यूरोप में है, और पश्चिम यूरोप के जस्ट और पश्चिम की तरफ यानी अमेरिका है, ठीक है ना। अब ये लोग क्या करते, दादागिरी करते थे। अमेरिका ने कहा कि कहां तक सहन करेंगे, तो इन्होंने फाइनली बगावत कर दी, जिसे हम अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई के नाम से जानते हैं, 1776। ध्यान रखना, अमेरिकी क्रांति के जनक है मिस्टर थॉमस पेन, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। और इनकी जो किताब कॉमन सेंस, ठीक है। फिर जिसके बाद में जेएस मिल, जिनकी किताब है ऑन लिबर्टी, जिसमें स्वतंत्रता के सिद्धांत को इन्होंने प्रस्तुत किया था। जेएस मिल का नाम आते ही कुछ बातें आ गई होंगी दिमाग में कि समाजशास्त्र एक तो 2 भाषाओं की अवैध संतान है, ये बात करता है जेएस मिल। और जिसके बाद में समाजशास्त्र 2 भाषाओं की दोगली संतान है, ये बात करता है मिस्टर रॉबर्ट बियर स्टेट या बिर स्टेट, कुछ भी बोल दो, ठीक है। फिर जिसके बाद में जेएस मिल यूं कहता है कि सोशियोलॉजी के स्थान पर, क्योंकि समाजशास्त्र का जो सोशियोलॉजी नाम है वो तो ऑगस्ट काम्टे ने रखा था, मिल ने कहा कि इसको चेंज कर दो और इसकी जगह रख दो इथोलॉजी, ठीक है। इसकी जगह क्या रख दीजिए, इथोलॉजी। इथोलॉजी को बोलते हैं आचार शास्त्र। एक बार मैं रिमाइंडर कर दूं, क्योंकि मुझे लग रहा है ये यहां से प्रश्न बनेगा। देखो साहब, यहां पर जो थॉमस हॉब्स है, इसकी किताब है लेवियाथन, इसको याद कर लेना। जॉन लॉक की जो किताब है ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। फिर जिसके बाद में कैंडिड और लेटर्स ऑन इंग्लैंड, ये किताब है वोल्टेयर की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसो की है, थॉमस हॉब्स रूसो। फिर जिसके बाद में स्पिरिट ऑफ लॉस, ये है मॉन्टेस्क्यू की।
व्हाट इज लाइट की बात कौन करता है? इमैनुअल कांट करता है। कैटेगरिकल इंपेरिकल कानून की भी बात कौन करता है? इमैनुअल कांट करता है। डिस्कोर्स और मेथड्स की बात कौन करता है? मिस्टर रेने डेकार्ट करता है। लिटरेचर और ह्यूमन नेचर की बात कौन करता है? मिस्टर डेविड ह्यूम करता है। कॉमन सेंस की बात कौन करता है? थॉमस पेन करता है, जो अमेरिकी क्रांति के जनक थे। और ऑन लिबर्टी की बात कौन करता है? मिस्टर जे.एस. मील करता है। ये फिलोसफर है, ये दार्शनिक है, इसलिए मैंने शामिल किया है। कुछ वैज्ञानिक भी शामिल कर लिए, यहां से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन भूमिका बनाने के लिए मैंने शामिल कर लिया, क्योंकि ये प्रबोधन काल की घटना है। प्रबोधन काल क्या था? बुद्धि विवेक का युग था, मतलब ज्ञानोदय का युग था। ज्ञानोदय का युग है तो भाई विचार, दर्शन शास्त्र और आविष्कार वगैरह, साइंस, ये सब आ जाएंगे ना। अगर हम टेलीस्कोपी की चर्चा करते हैं, मिस्टर गैलीलियो ने किया था। सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार की चर्चा करते हैं, एंटोल वेन लिवेनहुक ने किया था, है ना। और पेंडुलम घड़ी की चर्चा करते हैं, क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने किया था। ग्रेविटी थ्योरी की बात करते हैं, मिस्टर आइजैक न्यूटन ने, ठीक है, प्रिंसिपिया में 1687। और वायु के पंप की चर्चा करते हैं, ऑट्टो वान गवार्के ने किया था। कृत्रिम प्रकाश की चर्चा करते हैं, थॉमस एडिसन। नहीं पूछा जाएगा प्रश्न, ठीक है। और फिर गति के नियम की बात करते हैं, तो मिस्टर आइजैक न्यूटन साहब है, वो गति के नियम की बात करते हैं। और वायुयान राइट बंधु, ठीक है ना। ऑरविल और विल्बुर। विज्ञान की प्रयोगशाला की बात करते हैं, रॉबर्ट बायल। और गणितीय सिद्धांतों की बात करते हैं, गॉटफ्रीड विलियम लेबनिज। आ गया समझ में? अब तक की जो हमारी क्लास है ना, एक बार मैं फिर कह देता हूं, अब यहां से मजा आएगा आपको। अब तक की हमारी क्लास है, उसमें हम पुनर्जागरण को पढ़ चुके हैं, ठीक है, 1350 से 1550। अब तक की जो हमारी क्लास है वो प्रबोधन काल को पढ़ चुके हैं, 17वीं और 18वीं शताब्दी। अब तक की जो हमारी क्लास है उनमें इन दोनों का जो डिफरेंट है वो डिफरेंट को पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब तक की हमारी जो क्लास है उसमें हम थिंकर्स को पढ़ चुके हैं, उनकी किताबों को पढ़ चुके हैं। चीजें बैठ गई दिमाग में? अब देखो छाप, प्रबोधन काल में कौन कौन सी प्रमुख घटनाएं हैं जिनकी वजह से हमारा समाजशास्त्र अस्तित्व में आता है। जिसमें भाई साहब यहां बहुत मोस्ट क्वेश्चन बनता है कि इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति कब हुई थी? 1750 से 1760 के बीच में। देखो साहब, इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति में क्या था? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति आर्थिक परिवर्तन की बात करता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति सामाजिक परिवर्तन की बात करता है। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति टेक्नोलॉजी की बात करता है। भाई जिसके पीछे ही औद्योगिक जुड़ गया तो वो तो भौतिक परिवर्तन। दो बहुत फेमस क्रांति हैं, एक तो है 1789 में फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789, ठीक है, और एक है साहब 1750 से 1760 के बीच में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। अगर हम इन दोनों के मूल अंतर की चर्चा करें कि इन दोनों में प्रमुख डिफरेंट क्या है, तो डिफरेंट यही है, जो विचारों की लड़ाई थी, जो अमूर्त कंसेप्ट पर बल देती है, वो तो आपकी क्या थी? फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। और जो मूर्त कंसेप्ट पर बल देती है वो आपकी क्या थी? इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति। यानी भौतिकवादी परिवर्तन की बात तो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति, और वैचारिक परिवर्तन की बात फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। आ गया समझ में? अब देखो छाप, इसमें जो प्रमुख क्या बदलाव हुए थे, देखो कृषि के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जेम्स वाट ने क्या किया था? भाप के इंजन का आविष्कार कर दिया था। अब जब भाप के इंजन का आविष्कार हो गया तो सामान को लाने और ले जाने में आसानी हो गई। तो यानी इस समय में जो कपड़ा उद्योग है ना, वो बहुत ज्यादा फेमस हो गया, बहुत ज्यादा पॉपुलर हो। अंग्रेजों ने भी यहां से कच्चा माल ले जाकर वहां माल तैयार किया। वैन हुसैन, जारा, यूएस पोलो, ये है, ये गुच्ची फ्लोरा, ये सारे फॉरेन के ही प्रोडक्ट थे, वहां से बन के और यहां आ गए। कच्चा माल हमारा, मटेरियल हमारा, कपड़े बने हमें ही बेचे। ऐसे तो मूर्ख बनाया था। ये सारा जो सब कुछ घटित हुआ ना, जो इंग्लैंड की क्रो, भाई हमारे लिए तो गलत हुआ, लेकिन वहां के लोगों के लिए अच्छा हुआ था, क्योंकि हम बात भारत की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं यूरोप की। यूरोप से फिर भारत में आएंगे, ठीक है ना। मशीनों का आगमन हुआ, लोग धीरे धीरे गांव से शहरों की तरफ बढ़ने लग गए, ठीक है। इसके कुछ नुकसान भी हुए। नुकसान ये हुआ कि खराब कामकाज की परिस्थितियां बन गई। पहले किसी काम को 10 मजदूर करते थे, अब उस काम को एक मशीन करने लग गई। लोगों का तो रोजगार छिन गया ना, हेल्थ इश्यूज आने लग गए, ठीक है। चलो वो अलग मुद्दा है, लेकिन जो प्रबोधन काल की जो सबसे प्रमुख घटना है, प्रथम प्रमुख घटना, वो मानी जाती है इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति।
जिसके बाद में जो दूसरी प्रमुख घटना मानी जाती है वो थी भाई साहब फ्रांस की राजनीतिक क्रांति। ठीक है ना। अब फ्रांस की राजनीतिक क्रांति क्यों हुई? अब तक तो आप यही पढ़ते थे, फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789। आज मैं बताऊंगा क्यों हुई, ध्यान रखना साहब। एक तो फ्रांस में क्या असमानता बहुत ज्यादा थी। ठीक है, असमानता बहुत ज्यादा थी, यानी यूं माना जाता है कि फ्रांस में 3 क्लास 3 वर्ग बने हुए हैं। जो पहला वर्ग था, ध्यान रखना, यहां पर पहला वर्ग आर्थिक वर्ग था, जिसे हम पहले राज्य के नाम से जानते हैं। दूसरा वर्ग था जो नवाबी वर्ग था, और तीसरा वर्ग था ना वो सामान्य जनता थी। अब इन तीनों के बीच में बहुत डिफरेंट था, मतलब ऐसे मान सकते हैं जैसे हायर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास। सबसे ज्यादा सुविधाएं हुआ करती थी ना वो हायर क्लास के ऊपर थी। मिडिल क्लास तो आज भी निठल्ला है, मैं भी उसमें आता हूं, है ना। तो 3 वर्ग बने हुए थे। जो लास्ट का था ना लोअर क्लास, इसका बहुत ज्यादा शोषण होता था। तो एक तो फ्रांस की राजनीतिक क्रांति का यह कारण था। ठीक है, एक वहां पर क्या हुआ था, लगभग 1780 के आसपास आर्थिक संकट पैदा हो गया। वहां का जो प्रशासन था ना वो भाई साहब व्यवस्था नहीं कर पाया लोगों की। उसकी चाहे आप एक तरीके से अदूरदर्शी प्रवृत्ति लगा लो या कुछ भी लगा लो, गैर जिम्मेदाराना हरकत लगा लो, आर्थिक संकट पैदा हो गया, लोग भूखे मरने लग गए, खाद्य संकट पैदा हो गया, सरकारी ऋण बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है ना। और तीसरा वहां के दार्शनिक विचार, वहां के विचारकों ने कहा कि भाई बदलाव होना चाहिए, अब बहुत हो गया। तो ये प्रमुख कारण थे कि फ्रांस की राजनीतिक क्रांति हुई। मैंने कहा कि ये वैचारिक है, इंग्लैंड की भौतिकवादी है। एक तो सामाजिक असमानता, दूसरा आर्थिक संकट, और तीसरा दार्शनिक विचारों का उद्भव। अब इसकी शुरुआत कहां से मानी जाती है, ध्यान रखना, 14 जुलाई 1789 में एक जेल थी जिसका नाम था बास्टिल जेल। जेल को ध्वंस कर दिया, जेल को तोड़ दिया, कैदियों को आजाद करा दिया। मतलब सरकार के खिलाफ यह पहली जंग थी। कैदी आजाद, कैदियों ने कहा कि हमें यह सरकार नहीं चाहिए, हम इस सरकार को बदलेंगे। तो 14 जुलाई 1789 से फ्रांस की राजनीतिक क्रांति की शुरुआत मानी जाती है। मानवाधिकार, फिर फाइनली मानवाधिकारों की घोषणा की गई कि ठीक है कुछ अच्छा करेंगे। 26 अगस्त 1789 को स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांत को पारित किया गया। ठीक है ना। वहीं एक राजा था लुई 16, नाम सुन रखा होगा, लुई 16। लुई 16 की सत्ता समाप्त कर दी। तू घर बैठ, तूने खूब लूट लिया और फ्रांस में गणतंत्र स्थापित हो गया। लुई 16 जो ऑटोक्रेसी वाला था, ऑटोक्रेसी को हटा के डेमोक्रेसी आ गई। लुई 16 का पतन हो गया। ठीक है ना। इसके परिणाम क्या निकले भाई, डेमोक्रेसी का उदय हो गया, पूरे यूरोप पर इसका प्रभाव पड़ा, जगह जगह लोग ऐसा करने लग गए। जहां ऑटोक्रेसी थी ना, जो राजतंत्र था, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने लग गए। आपसे पहले पढ़ा फ्रांस की क्रांति के बारे में? ये नहीं ना। इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति क्या है, पढ़ चुके हम, 1750 से 1760। फ्रांस की राजनीतिक क्रांति 1789, सारा घटनाक्रम। अब एक तीसरी और है, देख लो। तीसरी है अमेरिका की स्वतंत्रता की लड़ाई। ध्यान रखना, ये भाई साहब 1765 से 1783 के बीच में चली थी। वही है अमेरिका सहित 13 उपनिवेशिक, क्योंकि ये इंग्लैंड है ना, बहुत ब्रिटेन, बहुत ये ऐसे दुष्ट आदमी थे। जगह जगह औपनिवेशिक इनकी कॉलोनियां थी, जैसे हमारे यहां पर भी इन्होंने अपनी कॉलोनी बनाई, यहां पे शोषण किया, यहां पे इन लोगों ने शासन किया। वैसे अमेरिका का भी ये शोषण करते थे। तो 1765 से 1783, अमेरिका जस्ट बगल में है, नक्शे में बताऊंगा। तो ये लड़ाई चली। ठीक है ना। फाइनली 13 देशों ने मिलकर, जो अमेरिका के साथ दुखियारे थे, उन्होंने साहब क्या किया, बगावत कर दिया। और इन 13 उपनिवेशिक देशों से मिलकर ही संयुक्त राज्य अमेरिका बना। यूएसए आप पढ़ते हो ना, संयुक्त ग्रेट ब्रिटेन, इंग्लैंड और ये सारे ग्रेट 4 देशों का समूह है। और संयुक्त राज्य अमेरिका है ना, जो इसीलिए बना था क्योंकि वो कहते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, सारे दुखियारे दुखियारे एक जगह मिल गए। तो फिर 4 जुलाई 1776 को, ध्यान रखना, अमेरिका ने स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और 1783 जो पेरिस शांति समझौता हुआ था, इसमें इनको आजाद कर दिया ब्रिटेन ने कि अपनी कमाओ और खाओ, मेरा कोई हस्तक्षेप नहीं है। 3 घटना हो गई प्रबोधन काल की, ध्यान रखना, कड़ी से कड़ी, हम सिड्डियों से सिड्डी चढ़ते आए। सबसे पहले हमने पुनर्जागरण पढ़ा, ठीक है ना, उसका अर्थ पढ़ा, उसका टाइम पढ़ा।
जिसके बाद में हमने प्रबोधन पढ़ा, फिर प्रबोधन काल के विचारक पढ़े, ठीक है ना, और पुनर्जागरण से प्रबोधन किस तरीके से जुड़ा हुआ है वो हमने पढ़ा, विचारकों का क्या योगदान है हमने पढ़ा, प्रमुख घटनाएं हैं वो हमने पढ़ी। 3 प्रमुख घटनाएं यहां से अब तक की क्लास में मैं आपको बता दूं लगभग 42 मिनट की क्लास हुई है। इस 42 मिनट की क्लास में तकरीबन 30-35 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे गए। अब आ जाओ शायद, अब हम मैप पे आ जाते हैं और मैप के बाद में फिर मैं बताऊंगा कि सोशियोलॉजी कैसे विकसित हुआ। देखो साहब, 7 महाद्वीप हो गए। सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका हो गया, फिर जिसके बाद में साउथ अफ्रीका हो गया, साउथ अमेरिका, फिर अटलांटिका महाद्वीप हो गया, फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, फिर अफ्रीका महाद्वीप हो गया, फिर यूरोप महाद्वीप हो गया, फिर एशिया महाद्वीप हो गया, है ना। अब तक की क्लास में हमने ये पढ़ा कि जो समाज शास्त्र का जो जन्म हुआ है वो भाई साहब कहां हुआ है, यूरोप में हुआ है ना। और यूरोप में भी समाज शास्त्र यानी प्रबोधन काल का उदय कहां हुआ, पश्चिम यूरोप में। तो यानी ये यूरोप है और ये यूरोप की 4 डायरेक्शन है। सबसे पहले ऊपर ही ऊपर आ जाएगा उत्तर, फिर जिसके बाद में नीचे आ जाएगा दक्षिण, ये आ जाएगा आपका इधर का पूर्व का हिस्सा, और ये आ जाएगा पश्चिम का हिस्सा, ठीक है। अब देखो साहब, ये आपका यूरोप रहा पूरा का पूरा। एक बार फिर लिख देता हूं, ये डायरेक्शन है जो उत्तर हो गई, ये डायरेक्शन है जो दक्षिण हो गई, ये डायरेक्शन है जो पूर्व हो गई, और ये डायरेक्शन है जो पश्चिम हो गई। मैंने क्या कहा कि प्रबोधन काल की शुरुआत कहां से मानी जाती है, पश्चिम में। पश्चिम में भी कहां से मानी जाती है, फ्रांस में। फ्रांस में भी कहां से मानी जाती है, पेरिस में। अब देखो साहब, इसमें फ्रांस क्या है, ये आपका फ्रांस रहा, हो गया ना पश्चिम में, मैप में हो गया। और ये फ्रांस की राजधानी है, यहां पर है आई थिंक पेरिस। तो प्रबोधन काल की शुरुआत कहां मानी जाती है, पेरिस से। और फादर ऑफ सोशियोलॉजी ऑगस्ट काम्टे वो भी कहां के रहने वाले थे, फ्रांस के। देखो साहब कितनी मजेदार चीज है, ये जर्मनी रही, जर्मनी ने हमें बड़े बड़े विचारक दिए हैं। बेवर कहां का था, जर्मनी का। बेवर जर्मनी का था। कार्ल मार्क्स कहां का था, जर्मनी का, ठीक है। दुर्खिम कहां का था, फ्रांस का। और ऑगस्ट काम्टे कहां का था, फ्रांस का। स्पेंसर कहां का था, डर्बी इंग्लैंड का। आ गया समझ में। अब देखो साहब, मैंने आपसे क्या कहा, अमेरिका की क्रांति कहां हुई, कब हुई, 1776 में है, ठीक है ना। ये देख, ये पूरा का पूरा जो यूनाइटेड किंगडम है ना, ये 4 देशों से मिलकर बना है, ठीक है। इसमें आयरलैंड हो गया, कहीं इंग्लैंड भी होगा, है ना। ये इस तरीके से 4 देशों से मिलकर बना है। और ये इनके पश्चिम में अमेरिका महाद्वीप था। इनके पश्चिम में क्या था, अमेरिका महाद्वीप। ये रहा, देखो पश्चिम में ही देख लीजिए। यानी कुल मिलाकर हम यूं मान लेते हैं कि यहां पर इंग्लैंड है, ठीक है, यहां पर हम, ये इंग्लैंड रहा, ठीक है ना। तो ये अमेरिका में दादागिरी करता था, क्योंकि इनके जस्ट बगल में है ना, दादागिरी करता था। इसीलिए क्या हुई है, अमेरिका की क्रांति हुई है 1776 में। अब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक लाइन बोली थी कि समाजशास्त्र रूपी शिशु का जन्म तो कहां हुआ था। जो समाजशास्त्र रूपी शिशु है ना, इसका जन्म तो हुआ था यूरोप में, लेकिन इसका पालन पोषण कहां हुआ है, अमेरिका में। अब पता है इसका कारण क्या है, इसका कारण यह है कि यूरोप के जस्ट पास में, यूरोप के जस्ट पश्चिम में क्या था, अमेरिका था। इसीलिए जो सोशियोलॉजी है ना, जो कहां चला गया, अमेरिका चला गया। सबसे पहले सोशियोलॉजी का अध्ययन एवं अध्यापन कहां हुआ था, अमेरिका की येल विश्वविद्यालय में। सबसे पहले समाजशास्त्र का विभाग कहां बना, अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में। सबसे पहली पत्रिका अमेरिका जर्नल ऑफ सोशियोलॉजी। मतलब बहुत बाद में फिर वापस यूरोप में आके और सोशियोलॉजी डेवलप हुआ है। ये तो भला हो कार्ल मार्क्स जैसे व्यक्तियों का, भला हो ऑगस्ट काम्टे बेवर जैसे व्यक्तियों का, जिन्होंने पॉपुलर किया है। आज भी मैं आपको एक चीज बता दूं कि अमेरिकन जो साइकोलॉजिस्ट है ना, या सोशियोलॉजिस्ट है अमेरिकन, ज्यादातर साइकोलॉजिस्ट मैं इसलिए कह रहा हूं, जैसे हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की बात करते हैं, ठीक है ना, मीड ब्लूमर वगैरह की बात करते हैं, ये सारे अमेरिकन ही है।
आज भी अमेरिकन सोशियोलॉजी और उनके विचारकों का हमारे समाजशास्त्र में बहुत बड़ा हस्तक्षेप है, बहुत बड़ा दबदबा है। ठीक है, अब हमारे भारत देश की सुन लो आप कहानी। यूरोप के जस्ट यहां पर पूर्व में क्या है, हम है। ठीक है, और उस टाइम अंग्रेजों का शासन हमारे देश में था। ठीक है ना, इसलिए अंग्रेज हमारे यहां पर सोशियोलॉजी ले आए थे। आपको यह भी पता होना चाहिए कि सबसे पहले 1914 में बंबई विश्वविद्यालय में स्नातक स्तर पर समाज शास्त्र है ना, उसका प्रारंभ हुआ था, धीरे धीरे पॉपुलर हो गया और 1919 में इसका नया विभाग बना दिया गया। और सबसे पहले इसके जो एचओडी थे ना, वो कौन थे, मिस्टर पैट्रिक गिडिंस थे। और ये पैट्रिक गिडिंस भाई साहब है ना, ये कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं था, ये नगर नियोजनकार। नगर नियोजनकार का मतलब होता है टाउन प्लानर, जो सिटियों के नक्शे बनाता था। इनको बुलाया गया था। इंदौर की जो बसावट है ना, ऐसा माना जाता है कि पैट्रिक गिडिंस ने की है। उस टाइम इनको एचओडी बना दिया। फिर हमारे जो घुरिये साहब हैं, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पढ़ के आ गए थे, बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे। फाइनली 1924 को आदरणीय जीएस घुरिये साहब को क्या बना दिया, एचओडी बना दिया। तो भारत में समाजशास्त्र का पिता पैट्रिक गिडिंस और भारतीय समाजशास्त्र का पिता जीएस घुरिये। ठीक है, इस तरीके से सोशियोलॉजी हमारे देश में आया। अब मुद्दे पर आ जाओ। आज के क्लास में इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति पढ़ी 1750 से 1760। आज के क्लास में फ्रांस की राजनीतिक क्रांति पढ़ी 1789। अमेरिका की राजनीतिक क्रांति पढ़ी 1776। ये जो सारा घटनाक्रम हुआ ना भाई साहब 17वीं और 18वीं शताब्दी में, तो लोगों के विचार बदल गए। मेरी बात को सुनना, लोगों के विचार बदल गए, लोगों के बोलने चलने का ढंग बदल गया, रहने करने का ढंग बदल गया। कल तक कोई व्यक्ति जो साइकिल पे चलता था, आज वो स्कूटर पर आ गया, स्कूटर वाला कार पे आ गया। जिस व्यक्ति को अपनी स्थानीय भाषा का ज्ञान होता था, आज वो राष्ट्रीय भाषा में एक दूसरे से संवाद करने लग गया। बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे चर्चा होने लग गई। जो कल तक कोई व्यक्ति किसी साधारण वेशभूषा में रहता था, आज वो सूट बूट में रहने लगे। तो इन सब बातों को, यहां से मजा स्टार्ट होता है। इन सब जो बदलाव हुए थे ना, ये जो टोटल घटनाक्रम हुआ था, इन सारे के सारे घटनाक्रम को एक व्यक्ति देख रहा था और उस भाई साहब का नाम था मिस्टर सेंट साइमन। तो सेंट साइमन बुजुर्ग आदमी, 1760 में जन्म होता है सेंट साइमन का, और आई थिंक 1700 अगस्त कामटे का 1798, हाँ 1798 में अगस्त कामटे का होता है। सेंट साइमन इन सारी चीजों को देख रहा था। वो सोच रहा था कि यार ये बदलाव हुआ तो कैसे हुआ, मैं क्या करूंगा, एक विषय का नींव रखूंगा या मैं एक ऐसा सब्जेक्ट बनाऊंगा जो इन सारे के सारे बदलावों का अध्ययन कर सके, इनके बीच में क्या कारण है उनका पता लगा सके। तो सबसे पहले जो विचार आया था ना इस बदलाव का, वो किसके मन में आया था, सेंट साइमन के। सेंट साइमन ने कहा कि इन सब का जो मैं अध्ययन करूंगा ना, उसका नाम रखूंगा सोशल बायोलॉजी। और सोशल बायोलॉजी को बोलते हैं सामाजिक जीव विज्ञान। मतलब एक ऐसा विषय जो इन तमाम परिवर्तनों का अध्ययन करना चाहता था, उसका नाम सेंट साइमन क्या रखते, सोशल बायोलॉजी। ये प्रश्न पूछा गया है। केवल रखना चाहते, लेकिन वो इस पर काम नहीं कर पाए क्योंकि सेंट साइमन बुजुर्ग हो गया था। उसने क्या किया कि अपने स्टूडेंट, जिसे हम फ्रेंड भी बोल सकते हैं, उसने अपने विचार आगस्ट कामटे को बताए। आगस्ट कामटे से कहा कि देख कामटे, ऐसा है, मैं तो हो गया बुजुर्ग, मैं इस पे काम नहीं कर सकता। अगर तू इस पे काम करेगा तो युगों युगों तक तेरी पूजा होगी। देखो विचार तो आया था साइमन के, पूजा करते हैं कामटे की। उसने कहा जो गुरुजी आज्ञा। हालांकि कई जगह इनको फ्रेंड बताया है, लेकिन एज में बहुत डिफरेंट है, तो मैं गुरु शिष्य की यहां पर संबोधित करूंगा। उसने कहा कि गुरुजी जो आज्ञा। तो जो काम स्टार्ट किया था ना, वो काम स्टार्ट किया था भाई साहब आगस्ट कामटे ने। और सबसे पहले कामटे ने जो विषय का नाम रखा था, वो नाम था सामाजिक भौतिकी, यानी सोशल फिजिक्स से। कामटे ने खूब काम किया।
लगभग 1822 के आसपास कामटे ने खूब काम किया, कई साल काम किया और फाइनली उनको पता चला कि यार मैं इसका नाम सोशल फिजिक्स तो मैंने रख दिया, लेकिन इस नाम का प्रयोग तो ऑलरेडी ही एक व्यक्ति कर रहा है। बेल्जियम का एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्वेटलेट। वो सांख्यिकी अध्ययनों के लिए इस शब्द का प्रयोग ऑलरेडी कर रहा था। तो फिर मन फीका हो गया कामटे का, यार मैं इसका नाम परिवर्तन करूंगा, ये सोशल फिजिक्स है, इसका नाम परिवर्तन करूंगा। इसीलिए फाइनली 1838 में सोशल फिजिक्स से हटाकर इसका नाम क्या कर दिया, सोशियोलॉजी कर दिया। आज भी ये पढ़ा जाता है कि समाजशास्त्र का जन्म कब होता है, 1838 में होता है। सबसे पहले विचार आया साइमन के मन में, नाम रखना चाहता था सोशल बायोलॉजी, अपने विचार बताए कामटे को, कामटे ने काम स्टार्ट किया सोशल फिजिक्स के साथ, पता चला बेल्जियम का क्वेटलेट सोशल फिजिक्स शब्द का प्रयोग कर रहा है। फाइनली 1838 में सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है, ध्यान रखना, सोशियोलॉजी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक शब्द है सोशियस, ठीक है, और दूसरा शब्द है लोगस, ठीक है। सोशियस से सोशियो बनता है, ध्यान रखना, सोशियस से सोशियो बनता है और लोगस से लॉजी बनता है। इन दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो भाई साहब क्या बन जाता है, सोशियोलॉजी बनता है। और ये जो सोशियस शब्द है ये लैटिन भाषा का है और ये जो लोगस शब्द है जो ग्रीक भाषा का है। तो इस तरीके से समाजशास्त्र का विकास होता है। जुड़ी हुई है ना चीज प्रबोधन काल से, जुड़ी हुई है ना चीज पुनर्जागरण से, जुड़ी हुई है ना चीज प्लेटो अरस्तु और पाइथागोरस से, जुड़ी हुई है ना चीज 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यहां पर मैं फिर कहूंगा, सुनना, ये जो टाइम है ना, टाइम के कालक्रम को एक्यूरेसी में शामिल नहीं कर सकते, मुद्दा मत बनाना इसको। अलग अलग किताबों, अच्छी किताबें पढ़ता हूं और अच्छी किताबों का ही हवाला देकर मैंने आपको चीजें बताई है। पुनर्जागरण नहीं आता तो प्रबोधन नहीं आता, प्रबोधन नहीं आता तो यूरोप में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता तो लोगों के मन में विचार नहीं आता। सेंट साइमन कहां से देखता परिवर्तनों को, सेंट साइमन के मन में विचार नहीं आता तो कामटे को नहीं बताता, और कामटे को नहीं बताता तो आज सोशियोलॉजी हमारे अस्तित्व में नहीं आता। ये लो साहब, उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास कंसेप्ट बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस तरीके से पढ़ा करो, ये होता है पढ़ने का तरीका। भेड़ चाल में मत चलो, हमेशा इस चीज को ध्यान रखो कि हम जिस चीज को पढ़ रहे हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड है या नहीं है, और सबसे अच्छी बात वो हमारे यहां पे बैठ रही है या नहीं बैठ रही। ये तो पता है कि 1838 में सोशियोलॉजी आया, लेकिन भाई बीजारोपण तो हुआ होगा ना, बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से पहले प्रोसेस होती है। मैरिज इज एन इंस्टीट्यूशन टू मैन एंड वुमेन एंटरिंग इन फैमिली लाइफ। बोगार्ट्स कहता है कि विवाह स्त्री पुरुषों के पारिवारिक जीवन में प्रवेश करने की संस्था है। पहले मेल और फीमेल पारिवारिक जीवन में प्रवेश करते हैं, एक प्रोसेस होता है। विवाह एक धार्मिक संस्कार है, मिस्टर के एम कपाड़िया, ठीक है। विवाह होता है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर जिसके बाद में पूरा प्रोसेस आता है कि किस तरीके से बच्चे का जन्म हुआ। बाकी मेरी शुभकामनाएं हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो यूट्यूब चैनल पर और हमारी पेड क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, ये नंबर है, गंभीर हो तो ही क्लास ज्वाइन करना। बाकी मेरी शुभकामना है, मां शारदा आपकी प्रत्येक मनोकामना पूर्ण करें। थैंक यू।